नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे बड़ी जानकारियों को और बता दें कि धामी कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। कैबिनेट मीटिंग में कई प्रस्तावों पर लगी है मुहर। बैठक अध्यक्षता सीएम धामी ने की है। इस बैठक की अध्यक्षता, तो कई ऐसे प्रस्ताव है जिन पे मुहर लगी है। कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। सुबह से कैबिनेट की बैठक चल रही थी जो कि खत्म हो चुकी है। कई अहम प्रस्ताव है जिसपे मुहर लगाई गई है। बता दें कि इसकी अध्यक्षता सीएम धामी द्वारा की जा रही थी। तो बैठक खत्म हो चुकी है। कैबिनेट की बैठक उत्तराखंड में हो रही थी और ऐसे में कई ऐसे प्रस्ताव है जिसपे मुहर लगी है। कई प्रस्ताव ऐसे हैं जिसपे चर्चा भी हुई है। तो धामी कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। कैबिनेट मीटिंग में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। चर्चा भी कई प्रस्तावों पर हुई है और ऐसे में बता दें कि इसकी बैठक की अध्यक्षता सीएम धामी ने की। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां धामी कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। धामी कैबिनेट की बैठक सुबह से चल रही थी जो कि खत्म हो चुकी है। कैबिनेट मीटिंग में कई प्रस्ताव पर मुहर लगी है। अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस पे कई ऐसे प्रस्ताव है जिसपे चर्चा भी हुई है और बता दें इस बैठक की अध्यक्षता सीएम धामी द्वारा की गई है। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि कैबिनेट की बैठक अब खत्म हो चुकी है। कई ऐसे प्रस्ताव है जिसपे मुहर लगी है। बता दें इसमें कई ऐसे प्रस्ताव है जब नियुक्ति जो कृषि और उद्यमी विभाग के लोग हैं उनकी की जाने के लिए भी चर्चा हुई है। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अब आपको बता दें कि कैबिनेट में अहम प्रस्ताव वो कौन से हैं जिन पे मुहर लगी है। विद्यालय शिक्षा विभाग में 2364 पदों के 4th के लिए मुहर लगी है। इसी के साथ नगर और ग्राम नियोजन विभाग में भी कई ऐसे प्रस्ताव है जिसपे मुहर लगी है। और बता दें कि ग्राम पंचायत अधिकारियों के उधम सिंह नगर में बढ़ाए गए हैं पद। और वित्त विभाग का मामला, बचत विभाग के कर्मियों को कलेक्ट्रेट में समायोजित किया जाएगा। वित्त विभाग में वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को मंजूरी, जीएसटी का मामला है। और वित्त विभाग में कैश मैनेजमेंट सेल बनाया गया। 11 पदों को मंजूरी दी गई। 11 पदों को मंजूरी दी गई है। तो पर्यटन विभाग के पटेल नगर मुख्यालय में अब बिजनेसमैन होटल बनेगा। पीपीपी मोड में होगा ये। और बता दें कि पीपीपी मोड में होगा। और विद्यालय शिक्षा विभाग में ऐसे कई पद है जिनके लिए रिक्त अभी भी नियुक्ति होनी है जो रिक्त है। और बता दें कि अंत्योदय को निःशुल्क 3 सिलेंडर देने और रिफिल करने के फैसले को भी मंजूरी मिल चुकी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अबे, मीटिंग खत्म हो चुकी है। कई ऐसे अहम प्रस्ताव है जिस पर मुहर लग चुकी है। तो जैसे कि इंडिया वेस्ट लगातार अपनी खबर में प्रमुखता से दिखा रहा था कि इस बार कैबिनेट में कुछ अहम निर्णय यहाँ पर लिए जा सकते हैं, तो वही सब चीज आज कैबिनेट बैठक में देखने को मिली है, जिसमें कैबिनेट की तरफ से 33 बिंदुओं पर अपनी सहमति यहाँ पर दी गई है। यानी 33 प्रस्तावों को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी यहाँ पर दी है, जिसमें सबसे बड़ा कहा जा सकता है कि इन्वेस्टर समिट को लेकर जो रोड शो होने उनको अपनी मंजूरी यहाँ पर कैबिनेट की तरफ से दी गई है। उत्तराखंड राज्य में निवेश आ सके, उस निवेश के जरिए विकास कि राह पर उत्तराखंड राज्य आगे बढ़ सके, राज्य के जो युवा है उनको रोजगार यहाँ पर मिल सके, उसके लिए जरूरी था कि जो इन्वेस्टर समिट यहाँ पर होना था उसकी जो रोड शो थे उसको अब अपनी कैबिनेट की मंजूरी यहाँ पर मिल गई है। और 7 करोड़ से ज्यादा के निवेश का लक्ष्य सरकार की तरफ से यहाँ पर रखा गया है। कोशिश यही है राज्य सरकार की कि उत्तराखंड राज्य अपने सीमित संसाधनों में आगे बढ़कर उन सीमित संसाधनों से विकास की जो राह है वो आगे बढ़ाते चले और राज्य की जनता को उसका लाभ यहाँ पर मिल सके। इसके अलावा कृषि एवं उद्यान विभाग में महानिदेशक के पद को मंजूरी कैबिनेट ने अपनी दे दी है। अब दोनों ही विभागों में एक महानिदेशक का पद यहाँ पर सृजित किया जाएगा और वो दोनों विभागों को नियंत्रित करता रहेगा ताकि दोनों विभागों में कोऑर्डिनेशन बना रह सके और जो समान योजनाएं हैं, किसानों को जो लाभ की जो योजना है वो आसानी से यहाँ पर संचालित हो सके। तो ये कह सकते हैं कि धामी सरकार की इस कैबिनेट बैठक में कई ऐसे अहम निर्णय आज यहाँ पर लिए गए जो उत्तराखंड राज्य में आगामी समय के लिए मील का पत्थर साबित होंगे और विकास की राह पर उत्तराखंड राज्य को ले जाते हुए नजर आएंगे। जी, अबे, परिवहन विभाग में नियमावली में भी संशोधन किया गया है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास? आप ये कह सकते हैं कि परिवहन विभाग की अलग अलग जो नियमावली थी उनमें कुछ संशोधन यहाँ पर किए गए हैं ताकि राज्य में जो पर्यटन आ सके, पर्यटन के जरिए जो पर्यटन उद्योग है वो अब मजबूत राज्य का हो सके। तो उसके लिए कोशिश यही थी कि जो संशोधन जरूरी थे इन क्षेत्रों में, चाहे रंजक क्षेत्र में हो या आगामी पर्यटन क्षेत्र में हो, उसको करने का निर्णय यहाँ पर लिया गया। इसके अलावा ये समझा जा सकता है कि धामी सरकार ने राज्य में तीर्थाटन को बढ़ावा देने की भी कोशिश यहाँ पर करी है। उसके लिए जो विभिन्न योजनाएं, उन योजनाओं को संचालित यहाँ पर किया जाएगा और आज की कैबिनेट में
जो मंत्रिमंडल की तरफ से कहा गया, सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि पर्यटन विभाग और आवास विभाग को एक साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए यहाँ पर कहा गया। अभी शिक्षा विभाग को लेकर भी यहाँ पे निर्णय लिया गया है, कहा जा रहा है कि 4th क्लास के पदों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरा जाएगा। बिल्कुल, विभाग में कह सकते हैं कि मृतक संवर्ग के कई ऐसे पद थे जो लगातार अधिक से यहाँ पर चल रहे थे। उन पदों पर किस प्रकार से आगे नियुक्तियां की जा सकती थी, क्योंकि विभागीय काम भी ये कह सकते हैं कि चतुर्थ श्रेणी के जो ये पद थे उसके चलते कई ऐसे काम थे जो यहाँ पर विलंब से हो रहे थे, जो कर्मचारियों की कमी के चलते पूरे नहीं कर पा रहे थे समय रहते। उन सब चीजों को देखते हुए यहाँ पर लिया गया आउटसोर्स के माध्यम से। कह सकते हैं कि 2364 जो पद है वो यहाँ पर मृतक श्रेणी के आउटसोर्स के माध्यम से यहाँ पर भरे जाएंगे, ताकि विभाग में जो कर्मचारियों की कमी है उसे पूरा यहाँ पर किया जा सके और आगामी दिनों में जो शिक्षा विभाग के जो काम और तेज गति से यहाँ पर हो सके। क्योंकि सरकार की कई ऐसी योजनाएं, चाहे वो मॉडल विद्यालय खोलने की हो या अटल उत्कृष्ट विद्यालय बनाने की हो, उन सब दिशाओं में काम करने की कर्मचारियों की आवश्यकता थी, तो उन सब चीजों को देखते हुए निर्णय यहाँ पर लिया गया। जी, कुल मिलाकर अगर बात करें अभी, तो ये जो प्रस्ताव है जिसपे मुहर लगी है वो उत्तराखंड के विकास में कितने कारगर साबित होंगे? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड का विकास और तेज गति से आगे बढ़ सके। खासतौर पर जो डबल इंजन की सरकार है वो डबल इंजन की सरकार अपना और असर यहाँ पर दिखा सके, ताकि चुनावों में भाजपा के पास एक बड़ी उपलब्धियों की फेहरिस्त जमा हो सके। उसके लिए उस लिहाज से कैबिनेट के जो निर्णय काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर समझे जा सकते हैं। मील का पत्थर ये निर्णय आज के यहाँ पर साबित हो सकते हैं, क्योंकि सीधे तौर पर कह सकते हैं चाहे शिक्षा से जुड़ा हुआ विषय हो, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ विषय हो या पर्यटन से जुड़ा हुआ विषय हो या वित्त विभाग से जुड़ा हुआ विषय हो, जो निर्णय अभी लिए गए उन निर्णयों में शिथिलता यहाँ बरती गई है, ताकि उत्तराखंड राज्य में निवेश। बिल्कुल, बैठक खत्म हो चुकी है, कई ऐसे प्रस्ताव है जिस पर मुहर लग चुकी है और उत्तराखंड के विकास के लिए काफी अहम प्रस्ताव बताए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी तमाम जानकारियों के लिए। और प्रदेश में साल 2024 में होने जा रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 7 स्थानों पर किया जाएगा। इनमें देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, हल्द्वानी, नैनीताल, रुद्रपुर और गुलबर्ग शामिल है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खेलों के आयोजन से संबंधित व्यवस्था और जरूरतों को पूरा करने के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। यह समिति आयोजन से संबंधित त्वरित निर्णय लेने के लिए अधिकृत होगी। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय खेलों में राज्य के परंपरागत खेलों को भी शामिल करने के निर्देश दिए हैं। और उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर छिड़ी बहस के बीच अब भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने भी इस संगठन की तरफ से सफाई देते हुए कहा कि अगर जनता ने यूसीसी के मुद्दे पर भाजपा की सरकार को चुना है तो ये स्पष्ट है कि सरकार विधिक राय और प्रशिक्षण करने के बाद राज्य में यूसीसी कानून लागू करेगी। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि चुनाव से पहले जो वादा किया था उस वादे पर जनता ने भी मुहर लगाई है और राज्य में भाजपा की सरकार चुनी है तो सब इसी विषय पर किसी को शंका नहीं होनी चाहिए। आप सब लोगों को ध्यान होगा, जब हम 2022 चुनाव में गए थे, हमने चुनाव के अपने घोषणा पत्र में बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार प्रदेश के अंदर बनती है तो हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे, यूसीसी लागू करेंगे। ये हमने अपने घोषणा पत्र में कहा था। अब इसमें कोई किसी को शंका नहीं रहनी चाहिए कि उत्तराखंड की जनता ने स्पष्ट बहुमत 47 विधायकों का जनादेश जब भारतीय जनता पार्टी को दिया तो इसका मतलब यह है कि भाई उत्तराखंड की जनता, उत्तराखंड के लोग, उत्तराखंड के नागरिक पुष्कर सिंह धामी जी के उस घोषणा पत्र को, उस वाक्य को मानते हैं और उसी के आधार पर हमको जनमत यहाँ पर मिला है, यहाँ पर हमारी सरकार बनी है। और आगामी लोकसभा चुनावों को देखते हुए बीजेपी अपने वरिष्ठ नेताओं को संगठन और सरकार दोनों में अहम जिम्मेदारियां देने की तैयारी कर रही है। पार्टी के जानकारों की माने तो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा समेत कई वरिष्ठ नेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर संगठन की अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला की माने तो जब भी संगठन में नेताओं की जिम्मेदारी तय होती है, पार्टी का हर कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी का अहम रोल अदा करता है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि आने वाले समय चुनाव का है, ऐसे में नेताओं की उपयोगिता देते हुए संगठन में
कुछ दायित्वों में फेरबदल हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। हमारी वर्किंग करने का तरीका अलग है। भारतीय जनता पार्टी को जब जब लगता है कि किसी कार्यकर्ता को, किसी नेता को पार्टी के संगठन में रहकर के काम करना है तो उनको पार्टी का काम दिया जाता है। पार्टी को लगता है कि ये सरकार में बेहतर काम कर सकते हैं, सरकार में बेहतर ढंग से और अच्छा काम कर सकते हैं, तो सरकार में उनको दायित्व दिया जाता है। जब जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की उपयोगिता पार्टी को जहां जहां लगती है, निश्चित रूप से वहां वहां पर उसको। और इस बीच अहम जानकारी सीएम धामी से मिले हैं। बीआरओ एडीजी हरेंद्र कुमार सीएम धामी से की है शिष्टाचार भेंट। सीएम आवास पर यह मुलाकात हुई है, जो कि काफी अहम मानी जा रही है। तो बता दें कि सीएम धामी से मुलाकात की है बीआरओ एडीजी हरेंद्र कुमार ने और सीएम धामी से की है शिष्टाचार भेंट। सीएम आवास पर हुई है ये भेंट। तो अहम जानकारी बता दें, भेंट की तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। सीएम आवास पर यह भेंट हुई है। सीएम धामी से बीआरओ एडीजी हरेंद्र कुमार मिले हैं और सीएम धामी से शिष्टाचार भेंट की है। अहम जानकारी आप तक पहुंचा रही हैं ये मुलाकात से जुड़ी हुई। बता दें कि सीएम धामी से मुलाकात की है बीआरओ एडीजी हरेंद्र कुमार ने, जिसकी तस्वीरें आपके साथ साझा करें। बता दें कि मुलाकात के बाद शिष्टाचार भेंट भी की गई है और शिष्टाचार भेंट करते हुए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है। उत्तराखंड में पिछले दिनों केदारनाथ धाम में अपने बॉयफ्रेंड के साथ प्रपोज करती हुई लड़की का वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको लेकर बद्री केदार समिति केदारनाथ धाम पुलिस को पत्र लिखकर निगरानी करने और रील बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। तो वहीं मामले को गंभीरता से समझते हुए डीजीपी अशोक कुमार का कहना है कि अगर कोई भी ऐसी घटना होती है या फिर कोई भी व्यक्ति धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंदिर समिति, मंदिर के अंदर की व्यवस्था को मैनेज करना मंदिर समिति का काम होता है। जहाँ तक बात है कि अगर कुछ ऐसा कुछ होता है जो अपराध की श्रेणी में आए किसी के भी द्वारा, तो पुलिस का रोल आएगा। ठीक है, मान लिया आप कोई हेट स्पीच करो, मान लिया कोई आप भड़काऊ भाषण करो जिससे दूसरे की भावनाएं आहत होती हो, या आप और किसी और तरीके से जो है ना व्यवस्था भंग करो जो क्राइम की श्रेणी में आएगा, तो ऐसे मामलों में पुलिस कार्रवाई। और दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में हुई सभा सभी राज्यों के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में मोटे अनाजों की खरीद और वितरण के लिए एक कार्य योजना विकसित करने और आगामी धान की फसल की खरीद व्यवस्था को सुगम और सुविधाजनक बनाने की चर्चा की गई। इसके अलावा पीडीएस में सुधार के लिए स्मार्ट पीडीएस योजना और राशन की दुकानों की मॉडल एसपीएस पर भी चर्चा हुई। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस वर्ष धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने के लिए सभी राज्यों को कहा है। में माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने एक बैठक रखी थी और उस नेशनल कॉन्फ्रेंस में खासकर जिस प्रकार से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के निमित्त जिस प्रकार से एनएफएसए के तहत हम लोग अपने राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन दे रहे हैं, उस परिप्रेक्ष्य में फीडबैक भी था। साथ साथ में स्मार्ट पीडीएस के कॉन्सेप्ट पे भी अब हमें काम करना है, सारी प्रक्रियाओं को ऑनलाइन लेकर आना है। आपके फाइनेंशियल अकाउंट्स को उन्होंने क्लियर करने के लिए कहा है। इसके अलावा मिलेट्स को लेकर काफ़ी फोकस है। इसके अलावा वर्तमान समय को देखते हुए नई नई टेक्नोलॉजी के आधार पे जो है वो काम करने का भी वहाँ पर कुछ राज्यों ने अपना प्रेजेंटेशन। और देश में साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है, तो वहीं देहरादून में एसटीएफ टीम ने साइबर क्रिमिनल मोहम्मद इकबाल को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि दिल्ली का रहने वाला मोहम्मद इकबाल ने गिरोह बनाकर देहरादून निवासी पीड़ित के साथ 13 लाख की ठगी की है। बताया जा रहा है कि क्रिप्टो में निवेश करने के नाम पर ठगी की गई है, जिसके बाद आरोपी के बैंक खाते में 7 लाख रुपए को सीज कर गिरोह के 4 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
देहरादून के डोईवाला में एक बार फिर से मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी है। बता दें कि डोईवाला क्षेत्र में हो रही बारिश को देखते हुए प्रशासन ने वहां पर अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही आपदा प्रबंधन टीम को भी अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है। कोटद्वार से लगे पहाड़ी क्षेत्रों में पिछले 12 घंटे से लगातार मूसलाधार बारिश जारी है। जहां सावन माह में पहाड़ में मूसलाधार बारिश से तराई क्षेत्रों में नदियां उफान पर है। आपको बताते चले कि कोटद्वार में पड़ने वाली मालन नदी उफान पर बह रही है, तो वहीं नगर निगम क्षेत्र के रिहायशी इलाकों में बहने वाले पनियाली, गदेरा और गिवई स्रोत खतरे में निशान से ऊपर बह रहा है, जिससे निचले रिहायशी इलाकों में पनियाली, गदेरा का पानी आने से जलभराव और कटाव होने की समस्या हो गई है। साथ ही स्थानीय लोगों का कहना है कि नदी में पानी का जलस्तर बढ़ने से पानी घरों में आ रहा है। कहीं आने जाने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रास्ता है, हमारा रास्ता बनाना पड़ेगा, तुम्हें जरूर बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं होगा। यहाँ हम लोग बहुत मुसीबत में है यहाँ, ठीक है। नहीं तो भैया हम लोग कहीं देख के तुम कहीं जगह दे दो मुझे, हम है ना, कहीं दे दो, नहीं तो भैया हम बहुत खतरे में है यहाँ। देख रहे तुम खाली बारिश होती है, अब क्या करें। अभी स्त्री सरकार ने जो है आधा काम छोड़ के ठेका लोग जो चले गए हैं। अब जिसके वजह से जलस्तर पानी का बढ़ता जा रहा है, नदी का कटाव ये गांव की तरफ ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, इसलिए काफ़ी खतरे का सामना करना पड़ रहा है। रास्ता नहीं है हमारे पास। अगर कोई समस्या होती है, कोई घर का कार्यक्रम होता है, उसमें आने जाने के लिए मेहमान भी आते हुए डर रहे हैं। अरे स्कूल के बच्चों को स्कूल भेजते हुए भी परेशानी है। रात को अब आना जाना पड़ता है बाजार की तरफ से, तो इस रास्ते जाने। पिछले 48 घंटे में भारी बारिश के दौरान देहरादून और हरिद्वार में जलभराव होने पर कांग्रेस ने इससे राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। बता दें कि कांग्रेस के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा है कि शहरों में नगर निगम के द्वारा जो ड्रेनेज सिस्टम बनाया जा रहा था वो फेल हो चुका है। स्मार्ट सिटी के नाम पर आधे अधूरे काम किए गए हैं। साथ ही कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता ने कहा है कि यह सत्तासीन सरकार का सबसे बड़ा फेलियर है कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी स्मार्ट सिटी में ड्रेनेज सिस्टम नहीं बन पाया है। पूरी तरह से ड्रेनेज सिस्टम फेल हो गया है प्रदेश का। आप देखिए कि स्मार्ट सिटी के नाम पर 1600 करोड़ रुपया यहाँ लगाया गया। बताएं ना, श्वेत पत्र जारी करें कि स्मार्ट सिटी का सब यहाँ कहीं देखने को मिल रहा है। देहरादून जलमग्न हो गया। महामहिम राज्यपाल जी जिस कार्यक्रम में थे उसमें उनके लिए स्पेशल इंतजामात करने पड़े मंच से उतरने के लिए, क्योंकि घुटने घुटने तक पानी था। प्रवक्ता कक्ष भाजपा का जलमग्न हो गया। उसके अलावा जितने कार्यक्रम हो रहे थे और लोगों का पैदल चलना तो दूर, गाड़ियां चलना तक मुहाल हो गया देहरादून के अंदर। और हरिद्वार के हालात तो इससे भी बदतर बताए जा रहे हैं। तो ऐसे में राज्य सरकार की विफलता का एक स्मारक ये। जहां एक तरफ बड़े बड़े विकास के कार्य सरकार और प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सीमांत मुनस्यारी में सूरीगाड़ में एक अजीबोगरीब तस्वीर सामने आई है। 2 साल से यहां स्कूल के बच्चे स्कूल में सीढ़ी के सहारे से चढ़ते हैं, फिर अपने स्कूल पहुंचते हैं। जब शाम को इनकी छुट्टी होती है तो ये बच्चे फिर ही इसी तरीके से सीढ़ी के सहारे पुल से नीचे उतरते हैं और अपने घरों को जाते हैं। लोगों की माने तो इसको लेकर उन्होंने कई बार प्रशासन को अवगत कराया है, लेकिन अभी तक इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और लक्सर में लगातार बारिश देखने को मिल रही है, जिस वजह से नगर के कई इलाकों में पानी जो है वो भरा हुआ नजर आ रहा है। और इसी संदर्भ में पुलिस चौकी में भी बारिश का पानी भर जाने से चौकी तालाब बन गई है। बता दें कि पुलिस कर्मी चौकी से बरसात का पानी का निकालने में लगातार जुटे हुए हैं। और साथ ही आपको बता दें कि पुलिस कर्मियों ने आनन फानन में वायरलेस सेट और तमाम सरकारी दस्तावेज बचा लिए हैं, लेकिन दूसरा काफी सामान पानी में डूबकर खराब हो गया है। उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है, जिस वजह से मौसम विभाग के द्वारा उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल के अधिकांश जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। तो वहीं नैनीताल जिले में बारिश के रेड अलर्ट के चलते सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में जिला प्रशासन ने आज का अवकाश घोषित कर दिया है।
उत्तराखंड में मानसून दस्तक दे चुका है। साथ ही मानसून में भारी बारिश होने के कारण प्रदेश के कई इलाकों में लैंडस्लाइड भी लगातार हो रही हैं, जिसकी वजह से शासन और प्रशासन की नींद उड़ी हुई है। बता दें कि चारधाम यात्रा शुरू होने की वजह से रूट पर पर्यटकों और श्रद्धालुओं की आवाजाही लगातार बनी हुई है। वहीं मानसून में होने वाली लैंडस्लाइड से यात्रा रूट बाधित होने और दुर्घटना होने का खतरा भी लगातार बना हुआ है, जिससे निपटने का पूरा दारोमदार इस वक्त लोक निर्माण विभाग के पास है। साथ ही विभाग का कहना है कि मानसून सीजन से निपटने के लिए विभाग पूरी तरीके से तैयार है। प्रदेश के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर हर मानसून सीजन में लैंडस्लाइड होती है। इन सभी इलाकों को पीडब्ल्यूडी ने चिन्हित किया है और जगह जगह पर जेसीबी तैनात कर दी गई है। तो वहीं पिथौरागढ़ के धारचूला के दारमा घाटी में लैंडस्लाइड होने से भारी मलबा और बोल्डर आने से मार्ग बंद हो गया है और साथ ही पैदल पुल और ट्रॉली भी नष्ट हो गई है, जिस वजह से आवाजाही बंद हो गई है और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि सड़क बंद होने के कारण लोग अपनी जान जोखिम में डालकर नाले के रास्ते पार कर रहे हैं। गुजरात हाईकोर्ट से राहुल गांधी की जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत ने एक बार फिर से राहुल गांधी के पक्ष में बयान दिया। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी जो काम कर रहे हैं उससे वो पीछे हटने वाले नहीं है। इस दौरान कोर्ट के फैसले पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा है कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और अब भी वो वही काम करेंगे। आगे जो भी न्यायिक ऑप्शन हमारे पास हैं उनको लेंगे। और एक बात मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कह देना चाहता हूं, हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, मगर साथ साथ हमको अपने आप पर भी पूरा भरोसा है। चाहे कुछ भी हो जाए, राहुल गांधी लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, भारत के लोगों की भावनाओं और अस्मिता की रक्षा के लिए जो उनका संघर्ष है, उससे पीछे पांव हटाने वाले नहीं। मध्य प्रदेश में कुछ दिन पहले आदिवासी व्यक्ति पर पेशाब के मामले को लेकर डोईवाला कांग्रेस कमेटी एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने केंद्र और एमपी सरकार का पुतला फूंका। इस दौरान कांग्रेस नेता करतार नेगी ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी की मानसिकता दलित विरोधी और किसान विरोधी है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले की घटना को लेकर हम निंदा करते हैं। देखिए, ये पुतला है भाजपा शासन का और भाजपा सरकार की कुरीतियों के खिलाफ। कल जो बड़ी घटना हुई परसों मध्य प्रदेश में, एक दलित के बेटे को, एक किसान के बेटे को जिस तरह से भाजपा के विधायक के प्रतिनिधि द्वारा उसके ऊपर पेशाब किया गया, जो उनकी मानसिक जो घृणता जो उन्होंने दिखाई है, उस विरोध में आज हमने डोईवाला नगर कांग्रेस कमेटी ने उनका पुतला दहन किया है। किसान विरोधी और दलित विरोधी भाजपा सरकार के खिलाफ आज हमने पुतले का हवन और पुतला जलाया है, क्योंकि केंद्र की नीतियां हैं पूरे आज आम आदमी के खिलाफ है। 110 रुपये किलो, 120 रुपये किलो टमाटर हो चुका है। महंगाई एक तरफ बढ़ रही है, किसानों पे अत्याचार हुआ, दलितों पे, हरिजनों पे घोड़ी तक नहीं चढ़ने दिया जा रहा इस भाजपा सरकार में। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।